हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, आज हम इनपुट डिवाइसेस के ऊपर एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करेंगे। इन एमसीक्यूज़ से काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यू। विच डिवाइस इज़ मेनली यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस ऑफ चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। पहला एमसीक्यूज़ हमसे ये पूछता है कि कौन सा जो डिवाइस है वो मेनली यूज़ किया जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में ताकि वो चेक की प्रोसेसिंग को कर सकें। देखिए, इसमें जो बैंक में जो यूज़ किया जाता है जो डिवाइस वो होता है मिकर डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे कोड नहीं है तो कोड को कट कर लीजिएगा। मिकर डिवाइस, मिकर यानी कि एम से मैग्नेटिक, आई से इंक, सी से करेक्टर, आर से रीडर। रीडर भी बोल सकते हैं या रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं, दोनों चलता है। तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म भी अक्सर पेपर में आती है। तो मोस्टली जो चेक्स होते हैं बैंक्स में, उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेटिक इंक जो है वो यूज़ की जाती है। ये स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेटिक इंक्स जो है, इनमें जो चेक्स के नीचे जो बैंक कोड होता है और जो चेक नंबर होता है वो इस स्पेशल इंक से लिखा गया होता है, और मिकर उन चीज़ों को डिटेक्ट करता है और चेक को ऑथेंटिकेट और उसकी क्लियरेंस में हमारी हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर है मिकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस विच इंटरप्रेट्स द पेंसिल और इंक मार्क्स ऑन द पेपर मीडिया। देखिए, यहाँ पे ये जो एमसीक्यू है ये आपके जैसे कि आपने देखा होगा कि JKSSB में मोस्टली जो एग्ज़ाम्स हैं वो OMR शीट्स के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट्स के ऊपर। ये स्पेशल शीट्स होती हैं जिनको OMR ही रीड कर सकता है। OMR डिवाइस ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है कि जो भी पेंसिल और इंक के मार्क्स होते हैं आपकी OMR शीट को, उसको ये आइडेंटिफाई करता है और उस बेस पे आपके पेपर की चेकिंग होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू ये पूछता है डैश इज कॉमनली यूज टू रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट इन द स्कैन डॉक्यूमेंट और हैंड रिटन पेपर एंड कन्वर्ट देम इनटू ए डिजिटल टेक्स्ट। कह रहा है कि कौन सा डिवाइस कॉमनली यूज किया जाता है स्कैन्ड डॉक्यूमेंट और हाथ से लिखे गए पेपर के बीच में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है। यानी कि आपने हाथ से कोई नोट्स बनाए हैं या कोई स्कैन करके कोई आपने जीरोक्स कॉपी लाई है, तो उसके बीच में क्या क्या टेक्स्ट लिखे हुए हैं और उन टेक्स्ट को एक एडिटेबल फॉर्म में या एक डिजिटल टेक्स्ट फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट करना है तब आपको OCR का यूज़ करना पड़ता है, ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन। OCR क्या करता है, ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं उनको रीड करके उसको एक डिजिटल टेक्स्ट में चेंज कर देता है, जिसको आप बाद में सेव करके एडिट भी कर सकते हैं। मोस्टली नॉर्मल जितने भी स्कैनर होते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट एक पेज को जस्ट स्कैन करते हैं, उसकी एक इमेज बनाते हैं। लेकिन OCR उस इमेज के अंदर लिखे हुए करैक्टर को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि उसके एक आइडेंटिफाई करके उसकी एक एडिटेबल फाइल बना सकते हैं जिसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। ये मोस्टली डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए काम किया जाता है। जैसे कि हमारे पास बहुत पुराने जो बुक्स होती हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करना है, यानी कि उसको एक एडिटेबल फॉर्म में या PDF फॉर्म में चेंज करना है, तो OCR से उसको स्कैन करके OCR क्या करेगा, करैक्टर बाय करैक्टर उसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं स्कैन करके उसको एक एडिटेबल फॉर्म में बना देगा, एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ पूछता है विद द हेल्प ऑफ द डैश यू कैन कन्वर्ट हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इनटू ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डिजिटल फॉर्मेट फॉर इजी स्टोरेज। देखिए, आपके पास जो भी हार्ड कॉपीज़ हैं उसको इजी स्टोरेज के लिए हम उसको सॉफ्ट कॉपी में कैसे चेंज कर सकते हैं, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि ऐसी कॉपी, ऐसा फॉर्मेट जो आपके कंप्यूटर में इजीली सेव हो सके। तो इसके लिए तो बच्चे आप स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्कैनर। इसी के साथ अगला MCQ की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है विच कोड इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट कोड्स इन द स्टोर्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर सिस्टम विच इज यूज टू ट्रैक द इन्वेंट्री, प्राइसिंग एंड अदर डेटा। देखिए, आपने देखा होगा स्टोर्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में एक बार कोड होता है। बार कोड एक ऐसा कोड होता है जिसमें ऐसे वर्टिकल लाइंस लगी रहती हैं,
ठीक है। और लाइंस के नीचे आपको कुछ डिजिट्स जो होंगे वो इस तरीके से लिखे हुए दिखेंगे, ठीक है। तो बार कोड जो होता है ये बेसिकली हर एक प्रोडक्ट्स के पीछे उनके रैपर्स के पीछे लगा रहता है। तो होता क्या है, इस कोड के अंदर एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, उस प्रोडक्ट के कोड के बारे में, कंट्री कोड के बारे में, किस कंट्री ने उसको बनाया है, उसके मैन्युफैक्चरिंग कोड के बारे में, और इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इन द फॉर्म ऑफ बार कोड सेव कर सकते हैं। तो बार कोड को रीड करने के लिए एक स्पेशल बार कोड रीडर नाम के डिवाइस का या स्कैनर का यूज़ किया जाता है जो कि इन कोड को रीड करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बार कोड। जैसे ही हम बार कोड रीडर से बार कोड को स्कैन करते हैं तो ये उस कोड में लिखी हुई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को सीधा आपके डेटाबेस में या जिस सॉफ्टवेयर के साथ आप यूज़ कर रहे हो आप अपने कंप्यूटर में अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, सीधी डायरेक्ट वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से बार कोड काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं QR कोड। देखिए बाइनरी कोड की तरह एक QR कोड भी होते हैं। मोस्टली ये आपने देखा होगा पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे में ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। देखिए आप क्या करते हैं, आप जस्ट उस कोड को फ़ोनपे के थ्रू या अपनी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप स्कैन करते हैं। तो जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको आपकी जो जिसको आपने भेजने हैं पैसे, डायरेक्टली उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका पूरा जो डेटा है वो आपके सामने आ जाता है कि किस दुकानदार का नाम क्या है, कहाँ पे इसका बैंक अकाउंट क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, पूरी डिटेल्स उसके बारे में आपको दिख जाती है। तो यानी कि एक सिंगल सा एक छोटा सा QR कोड जो है वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। लेकिन आपने देखा होगा जो बार कोड होते हैं वो 1 डायमेंशनल होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन की सिंगल लाइंस यूज़ होती हैं। लेकिन वहीं जब आप QR कोड की देखेंगे तो इसमें एक स्क्वायर होता है और बीच में कुछ वाइट और ब्लैक कलर के कुछ पैटर्न्स आपको दिखते हैं, ठीक है। तो ये 2D कोड होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं हम किसके मुकाबले, बार कोड के मुकाबले। तो कह सकते हैं ये एक 2D कोड है। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका काम URL को स्टोर करने में आ सकते हैं जो कि डायरेक्टली आपको ईमेल या वेबसाइट या किसी और टेक्स्ट की तरफ लेके जाएंगे। इसके साथ साथ आप इसमें लगभग 7089 करैक्टर्स डिजिट्स स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका C, ठीक है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों इसके राइट आंसर हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट MCQ की तरफ। पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टॉगल की, ठीक है। टॉगल की किसे बोलते हैं? देखिए टॉगल वो कीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, किसी ऑपरेशन को टॉगल कर देती हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली जो कीज यूज होती हैं वो होती हैं कैप्स लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक को टॉगल की बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल लॉक को टॉगल की बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद नम लॉक, ठीक है। तो ये 3 की जो होती हैं ये आपकी टॉगल कीज कहलाती हैं, ठीक है। तो टॉगल कीज में ये सारी आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इसका राइट आंसर है, अगर मैं इसमें देखूं तो टॉगल की इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ कैप्स लॉक दिख रही है, ठीक है। तो बच्चे आपका जो राइट आंसर है इसमें वो क्या बन जाता है, कैप्स लॉक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इन ए ग्रुप बिलोंग टू द इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि सिर्फ इनपुट का काम करते हैं, कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो सिर्फ आउटपुट का डिवाइस का काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों, जैसे कि बच्चे टच स्क्रीन को मैं अपने पेन से टच करता हूं तो टच करने से मैं उसको इनपुट भेज रहा हूं, लेकिन उसके बदले में वो मुझे वो प्रोसेसिंग करके दे रही है ना, मुझे आउटपुट शो कर रहा है। तो यानी कि टच स्क्रीन जो होती हैं ये आपकी क्या हैं, ये आपके इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। इसी तरीके से मॉडम क्या करता है, जो सेंडर है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। फिर रिसीवर एंड पे भी मॉडम लगे होते हैं, वो उन एनालॉग सिग्नल्स को फिर से डिजिटल सिग्नल में चेंज करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि मॉडम जो है ये आपका इनपुट और आउटपुट का काम भी करता है। वहीं हेडसेट की अगर मैं बात करूं तो हेडसेट से आप आवाज़ सुन भी सकते हो
और किसी से अगर आप बात कर रहे हो फ़ोन पे तो हेडसेट के थ्रू आप उसको आवाज़ भेज भी सकते हो। तो इनपुट और आउटपुट, यानी कि हेडसेट में आप देखोगे तो एक माइक्रोफोन लगा रहता है जो कि आपकी आवाज़ को स्टोर करवाता है, जो कि एक इनपुट का काम करता है, और उसमें स्पीकर भी लगे रहते हैं जो कि एक आउटपुट का काम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेडफोन जो है ये भी इनपुट और आउटपुट का काम कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मॉडेम, टच स्क्रीन और हेडसेट। तो ये सारे के सारे आपके इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ। पूछता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है या डिजिटल टू एनालॉग। बच्चे मैंने अभी आपको बताया था कि मॉडेम जो होते हैं ये सेंडर एंड पे जो डिजिटल डेटा है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और रिसीवर एंड पे, क्योंकि देखिए हमारी जो वायर्स होती हैं ना ये डिजिटल डेटा को एज इट इज सेंड नहीं कर सकती, यानी कि डेटा को हमें एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी डेटा जो है वो वायर्स के थ्रू ट्रेवल हो सकता है। तो यानी कि मॉडेम का इस्तेमाल जो होता है वो सेंडर एंड पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में किया जाता है, और रिसीवर एंड में एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसका राइट आंसर है मॉडेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच माउस क्लिक इज यूज टू सेलेक्ट द आइटम। देखिए आप सिंगल किसी आइटम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जस्ट आप सिंगल लेफ्ट क्लिक चलाते हैं। ठीक है, लेफ्ट क्लिक से कोई भी आइटम सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो आइटम, वो फोल्डर या वो एप्लीकेशन रन होने लगती है, वो आइटम ओपन हो जाती है, चलने लगती है, रन करने लगती है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक वेब ब्राउज़र है मेरे पास गूगल क्रोम, अगर मैं उसके ऊपर लेफ्ट सिंगल क्लिक करता हूं तो वो जस्ट सेलेक्ट होगी, लेकिन अगर मैं उसको डबल क्लिक करता हूं तो वो ओपन हो जाएगी, वो रन करने लगेगी। ठीक है, तो डबल लेफ्ट क्लिक पे रन होती है चीज़ें और सिंगल लेफ्ट क्लिक के ओपन होते सेलेक्ट होती है चीज़ें। अब डबल राइट क्लिक से तो भाई कुछ नहीं होता, और सिंगल राइट क्लिक से जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज हमें दिख जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो है सिंगल लेफ्ट क्लिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो तीन की तीन कीज यहाँ पे आपको बताई हैं, आल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये तीनों की तीनों कीज को हम मॉडिफायर कीज बोलते हैं। मॉडिफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल अलोन काम नहीं करती, ये किसी दूसरी कीज के साथ अटैच होके एज ए कॉम्बिनेशन के तौर पे ये काम करती हैं। तो इनको हम कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जानते हैं और मॉडिफायर की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो तीन कीज होती हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट। इनका अकेले कोई मीनिंग नहीं होता, ये दूसरी कीज के साथ अटैच होके ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कौन सी की जो होती है वो अपर केस या लोअर केस लेटर्स को टाइप करने में हमारी मदद करती हैं। तो इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक जो होती है आपकी अपर केस और लोअर केस, इसके लिए शिफ्ट की। देखिए शिफ्ट की का प्रेस करके आप अपर केस में भी लिख सकते हैं और शिफ्ट की को प्रेस करके आप लोअर के में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर है शिफ्ट। जब भी आप नॉर्मली अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट करैक्टर आपका लोअर केस में प्रिंट होता है, डिस्प्ले होता है, लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ उस करैक्टर को प्रिंट करेंगे, उस की को प्रेस करेंगे तो आपको वो अपर केस में लिखा जाएगा। तो यानी कि अपर केस और लोअर केस में आपकी हेल्प कौन करता है, शिफ्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका वायरलेस माउस कनेक्ट थ्रू। वायरलेस माउस किसके थ्रू किसके थ्रू कनेक्शन बनाता है, किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से। देखिए वायरलेस जो होती हैं ये बेसिकली रेडियो वेव्स पे काम करती हैं। रेडियो वेव एक शॉर्ट वेव्स होती हैं, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वेव होती हैं। ये क्या करती हैं, सीधा कनेक्शन बनाती हैं कंप्यूटर के साथ। जैसे जैसे आप माउस को की मूवमेंट करते हो ये वैसे वैसे कर्सर को भी मूव करती हैं। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इंफ्रारेड वेव का जो इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल सिर्फ रिमोट कंट्रोल्स में किया जाता है। ठीक है, तो वायरलेस माउस में या वायरलेस कीबोर्ड्स में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमें यह पूछता है कि विच डिवाइस अमंग द फॉलोइंग वर्क्स एज बोथ इनपुट और आउटपुट। इसमें से दिए गए कौन सा
डिवाइस जो है वो इनपुट और आउटपुट का काम करता है। देखिए इसमें जो फैक्स मशीन होती हैं, अगर हमने किसी को डॉक्यूमेंट भेजना है तो भी फैक्स मशीन में हम उसको एज ए इनपुट भेजते हैं। अगर किसी ने हमें भेजा है तो उसका भी एक प्रिंट आउट जो है वो फैक्स मशीन से बाहर निकलता है। यानी कि फैक्स मशीन ही सभी में एक ऐसी है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रही है। इसके बाद आ जाता है बायोमेट्रिक और मोशन सेंसर। देखिए बायोमेट्रिक और मोशन सेंसर्स डिवाइस जो होते हैं, बायोमेट्रिक तो हमारी जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारी आंखों का जो कॉर्निया है, फेस डिटेक्शन, तो ये सारे काम बायोमेट्रिक डिवाइसेस में काम आते हैं। तो ये एज ए इनपुट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करके इनपुट सिग्नल भेज देते हैं कंप्यूटर को। तो मोशन सेंसर्स ये भी हमारे बॉडी के मोशंस को सेंस करके उसका इनपुट भेजते हैं कंप्यूटर को। तो यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। ये कंप्यूटर को सिग्नल भेजते हैं आइडेंटिफाई करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इट इज़ ए डिवाइस दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन इन फाइट सिमुलेटर्स एंड वीडियो गेम्स। देखिए वीडियो गेम्स में और बाकी अदर देखेंगे आपके फ्लाइट सिमुलेटर्स में आपका जो यूज़ होता है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में वीडियो गेम्स में करैक्टर्स की मूवमेंट को में हेल्प करता है। वहीं फ्लाइट सिमुलेटर्स में हवाई जहाज़ की डायरेक्शन को आगे पीछे मोड़ने में भी आपके जो जॉयस्टिक है ये यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं जैसे कि JCB, उनमें भी जॉयस्टिक लगी रहती हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब आ गया आपका MCQ नंबर 17। MCQ नंबर 17 ये बताता है कि कौन सा डिवाइस जो होता है वो स्पोकन वर्ड्स को एक्सेप्ट करता है थ्रू ए माइक्रोफोन और उसको एक बाइनरी कोड में चेंज कर देता है, ऐसे कोड में जिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। देखिए इसमें हम यूज़ करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। यानी कि हम देखते हैं कि जैसे कि आप देखते हो गूगल ट्रांसलेट आप यूज़ करते हो, तो आप क्या करते हो, कुछ वर्ड बोलते हो मुंह से और गूगल उसको ट्रांसलेट कर देता है किसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसमें कौन से डिवाइस का यूज़ किया गया है या कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है जो कि इनपुट की तरह काम कर रहा है, वो है स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये सारा इसका 17th का आंसर है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका एंटर स्पेस बार टैब प्रिंट स्क्रीन। देखिए हमारे पास आपने देखा होगा एक अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं A से लेकर Z तक, आपके पास पंक्चुएशन कीज़ भी होती हैं सारी की सारी, जिसमें आपके पंक्चुएशन मार्क्स आ जाते हैं, नंबर कीज़ भी होती हैं। इसके बाद आपके पास कुछ मॉडिफायर कीज़ होती हैं जो हमने पढ़ी, 3 कीज़, कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट। इसके बाद हमारे पास नेविगेशन कीज़ होती हैं। नेविगेशन की में बच्चे आपका आ जाता है एरो कीज़, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका होम, उसके बाद आ जाता है एंड, उसके बाद आ जाता है पेज अप, उसके बाद आ जाता है पेज डाउन। तो ये सारी कीज़ एरो कीज़, ठीक है, होम एंड पेज अप और पेज डाउन, तो ये 4 जो कीज़ होती हैं आपकी, ठीक है, 4 कीज़ होम एंड पेज अप पेज डाउन और 4 एरो कीज़ जो होती हैं, टोटल बन गई 8। इनको हम कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम नेविगेशन की भी होता है। तो एंटर, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन, ये सभी जो होती हैं ये कीज़ आपकी स्पेशल पर्पज़ कीज़ की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेशल पर्पज़ की। रही बात फंक्शन कीज़ की, तो फंक्शन कीज़ जो होती हैं वो आपकी 12 कीज़ होती हैं F1 से लेकर F12 तक। इसका यूज़ MS ऑफिस, MS वर्ड में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ वॉइस इनटू ए डिजिटल फॉर्म एंड ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारे माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करते हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ तो उसको वो क्या करते हैं, एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ये एज ए इनपुट चला जाता है कंप्यूटर को। फिर वो आवाज़ को हम सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, ठीक है, या उसमें कोई भी चेंजेस लानी है वो ला सकते हैं। तो माइक्रोफोन का बेसिकली काम इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वॉइस को एक डिजिटल फॉर्म में सेव करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है माइक्रोफोन। इसके बाद आ जाता है लाइट पेन। देखिए लाइट पेन जो होता है ये एक ऐसा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, ये एक ऐसा ऑप्टिकल का मतलब जो किसी लाइट सोर्स से काम करता है, ठीक है।
तो ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन लाइट पेन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ CRT के साथ यूज़ होता है, लेकिन कुछ हद तक ये LED के साथ भी यूज़ हो सकता है, बट इसका जो प्राइमरी यूज़ है वो CRT है। LCD के साथ इसका यूज़ अभी तक जांचा परखा नहीं गया हुआ है। तो इसका यूज़ जो है वो मेनली CRT मॉनिटर्स में, यानी कि कैथोड रे ट्यूब वाले जो मॉनिटर्स होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता था एज ए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ये क्या करते हैं कि CRT के ऊपर हम जो भी इमेजेस बनाते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें हम लाइट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चे आज के हमारे इम्पोर्टेंट MCQs आपके इनपुट डिवाइसेस के ऊपर। मिलते हैं नई वीडियो में नए इम्पोर्टेंट MCQs के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।